हेलो लर्नर्स, वेलकम टू द चैनल इकोनॉमिक्स टॉपर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर वेरी वेल। बहुत अच्छे से नोट्स बना रहे हो अपने, बहुत अच्छे से अपने सिलेबस को कवर कर रहे हो। आज का फिर हमारा टॉपिक देख लेते हैं क्या है। आज हम बात करने वाले हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के टॉपिक के ऊपर। क्या है ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इससे पहले हमने पढ़ा था थ्योरी ऑफ डिमांड। थ्योरी ऑफ डिमांड में हमने पढ़ा लॉ ऑफ डिमांड। वहां पे जो भी हमने सीखा वो क्या था कि लॉ ऑफ डिमांड हमें बताता है कि प्राइस इंक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, प्राइस डिक्रीज होता है तो क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है। मतलब कि प्राइस बढ़ता है, क्वांटिटी डिमांड कम होती है, प्राइस कम होता है, क्वांटिटी डिमांड बढ़ जाती है। मतलब कि हमें एक डायरेक्शनल चेंज के बारे में पता चलता है कि ओपोजिट डायरेक्शन में क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी अगर प्राइस चेंज होगा तो। लेकिन लॉ ऑफ डिमांड, थ्योरी ऑफ डिमांड हमें ये नहीं बताती कि कितने परसेंट प्राइस बढ़ने से कितने परसेंट डिमांड कम हो जाएगी या कितने परसेंट प्राइस कम होने से कितने परसेंट डिमांड बढ़ जाएगी। लेट्स से जैसे कि मान लीजिए कि प्राइस में 50% का चेंज हुआ तो क्वांटिटी डिमांड में होने वाला चेंज 50% से ज्यादा भी हो सकता है, 50% से कम भी हो सकता है। मतलब कि ये हमें क्वांटिटेटिव फेनोमेना के बारे में बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो कितनी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो कितनी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज होगी। मतलब कि थ्योरी ऑफ डिमांड जिसमें हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा, तो लॉ ऑफ डिमांड क्या है? एक डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट है। ये हमें डायरेक्शन के बारे में बताता है, पर ये हमें क्वांटिटेटिव एक्सटेंट के बारे में नहीं बताता कि कितने परसेंट प्राइस चेंज होने से कितने परसेंट क्वांटिटी में चेंज आएगा। इस चीज के बारे में हमें बताता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए देखते हैं क्या है मतलब प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की अगर हम बात करते हैं, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं, इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच क्वांटिटी डिमांड ऑफ अ कमोडिटी चेंज इन विद ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। मतलब कि कमोडिटी का अपना प्राइस चेंज होने की वजह से, कंज्यूमर की इनकम चेंज होने की वजह से, या फिर प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स चेंज होने की वजह से कितनी डिमांड चेंज होती है या कितनी क्वांटिटी डिमांड में कहूं चेंज होती है। तो अगर हम ये देखते हैं कि यहाँ पे कमोडिटी का अपना प्राइस चेंज होने की वजह से भी क्वांटिटी डिमांड चेंज होगी, इनकम के चेंज होने की वजह से भी हो सकती है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स की वजह से भी हो सकती है। तो इसका मतलब जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, इट कैन बी कैटेगराइज इनटू 3 कैटेगरीज। चलिए कौन कौन सी है ये कैटेगरीज। सबसे पहले आ जाता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी की वजह से क्वांटिटी डिमांड चेंज होगा। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इट रेफर्स टू चेंज इन क्वांटिटी डिमांड with respect to change in own price of the commodity। मतलब कि कमोडिटी का खुद का प्राइस चेंज होने की वजह से जब क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाती है उसको बोल देते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। नेक्स्ट हमने बात की कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर, कंज्यूमर की इनकम चेंज होने के बाद की वजह से भी जो डिमांड है वो चेंज हो सकती है, इसको बोल देते हैं फिर इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हेन quantity demanded of a commodity changes with respect to
change in income of the consumer। तीसरी अगर हम देखते हैं प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स, मतलब कि क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। व्हेन क्वांटिटी डिमांड ऑफ वन commodity changes with respect to change in another price of the commodity। मतलब कि जब किसी एक कमोडिटी का प्राइस चेंज होने की वजह से किसी दूसरी कमोडिटी की डिमांड चेंज हो जाती है, उसको बोल देते हैं क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो अकॉर्डिंगली हमारे पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड थी उसको 3 कैटेगरीज में बांटा जा सकता है। बात करते हैं अब हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, क्योंकि हमने देखना है कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के कौन कौन से मेथड्स हैं, किन किन मेथड से हम इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर कर सकते हैं। चलिए तो पहले देखते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग क्या है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, हमने कहा कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब क्या है कि जब कमोडिटी का खुद का प्राइस चेंज होता है, प्राइस चेंज होने की वजह से जब क्वांटिटी डिमांड चेंज हो जाती है उसको बोल देते हैं हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मतलब कि हमें क्वांटिटी के बारे में पता चलेगा, तो हम देख लेते हैं इट इज अ रेशियो बिटवीन परसेंटेज change in quantity demand to percentage change in price of the commodity। चलिए ये तो है हमारे पास मीनिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। इस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को मेजर करने के लिए हमारे पास 2 मेथड्स हैं। पहला है टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, और दूसरा है हमारे पास परसेंटेज मेथड। पहले हम बात करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर मेथड के बारे में। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड जो कि दिया था हमें डॉक्टर मार्शल ने, प्रोफेसर मार्शल ने ये मेथड दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जब कमोडिटी का प्राइस चेंज होता है तो टोटल एक्सपेंडिचर में क्या क्या चेंजेस आते हैं, इसके रिगार्डिंग उन्होंने 3 ऑब्जर्वेशंस दी थी। पहली ऑब्जर्वेशन उन्होंने जो दी वो कहते कि अगर प्राइस कम या ज्यादा होने से टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी चेंज नहीं आता तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी, इक्वल्स टू 1। अगर प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, मतलब कि प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप पाया जाता है, तो उस केस में जो इलास्टिसिटी होगी वो ग्रेटर देन 1 होगी। अगर प्राइस बढ़ने से टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ जाता है, प्राइस कम होने से टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाता है, मतलब प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में पॉजिटिव रिलेशन अगर होता है, उस केस में जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी वो लेस देन 1 रहेगी। तो इन 3 ऑब्जर्वेशंस को हमने बहुत ध्यान में रखना है। इन 3 ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए ये जो टोटल एक्सपेंडिचर मेथड है इसको हम एक शेड्यूल और एक डायग्राम की फॉर्म में समझ सकते हैं। तो पहले हम ड्रॉ करेंगे टोटल एक्सपेंडिचर का शेड्यूल, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ इंटरेस्टिंग मेथड। यहाँ पे हम लेते हैं प्राइस ऑफ एक्स। एक चीज ध्यान में रखनी है, क्योंकि हमने इस कॉन्सेप्ट से पहले थ्योरी ऑफ डिमांड पढ़ा होता है।
बच्चों के दिमाग में अक्सर थ्योरी ऑफ डिमांड का ही कॉन्सेप्ट चलता रहता है कि प्राइस और क्वांटिटी डिमांड का रिलेशन, प्राइस और डिमांड का रिलेशन। लेकिन यहाँ पे इस मेथड में जो हम रिलेशन करेंगे वो हम करेंगे प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर का रिलेशन। इस चीज को हमने ध्यान में रखना है। यहाँ पे हम लेते हैं क्वांटिटी एक्स, यहाँ पे हम लेंगे टोटल एक्सपेंडिचर। चलिए, टोटल एक्सपेंडिचर निकाला कैसे जाता है? प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके हम टोटल एक्सपेंडिचर निकाल सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप घर से बाहर निकले, आपको आपके मदर ने 1000 रुपीज दिया कुछ सामान खरीदने के लिए। आके मान लीजिए आपका जो सामान था वो 800 का आया। अब घर में आके कैसे बताओगे कि हमारा जो खर्चा था वो 800 था? हम यही देखेंगे ना कि मान लीजिए हमने 10 चीजें ली हैं, किसी का प्राइस 10 रुपी होगा, किसी का 100 रुपी होगा, किसी का 85 रुपीज होगा, मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट प्राइस है। उन डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस के ऊपर आपने उस प्रोडक्ट की कितनी कितनी क्वांटिटी खरीदी है। किसी के आपने 10 यूनिट्स खरीदे हैं, किसी के 5 खरीदे हैं, कोई चीज 5 किलो में ली होगी, कोई चीज 2 किलो में ली होगी, कोई चीज लीटर्स में ली होगी। तो मतलब कि डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटीज आपने अलग अलग प्राइजेस के ऊपर बाय की होंगी। तो उन प्राइस को अगर क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आपका टोटल एक्सपेंडिचर निकल आता है। इस चीज को हम अपने रूटीन की लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। चलिए तो देखते हैं। प्राइस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 एंड 1। निकाल लेते हैं टोटल एक्सपेंडिचर। 10 18 चलिए निकल गया हमारे पास टोटल एक्सपेंडिचर। हमने कुछ नहीं किया, बुक में थोड़ा सा मतलब कि जो ये टेबल बनाया हुआ वो डिफरेंट तरीके से बनाया हुआ है, तो मुझे लगा कि वो मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगा, तो मैंने उसको मॉडिफाई कर दिया। निकालना तो हमने टोटल एक्सपेंडिचर ही है, निकलता कैसे है? प्राइस को क्वांटिटी के साथ मल्टीप्लाई करके। 3 ऑब्जर्वेशंस को दिमाग में रखना है कि अगर प्राइस चेंज होने से क्वांटिटी टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आता तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी? इक्वल्स टू 1। प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी? ग्रेटर देन 1। प्राइस और टोटल एक्सपेंडिचर में अगर इनवर्स रिलेशनशिप है तो ग्रेटर देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, पॉजिटिव रिलेशन है तो लेस देन। ठीक है, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। प्राइस बढ़ता जा रहा है 1 2 3 4 और साथ ही साथ टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जा रहा है। यहाँ तक प्राइस 1 था, टोटल एक्सपेंडिचर 10 रुपीज का था। प्राइस 2 हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर 18 हो गया। प्राइस 3 था, टोटल एक्सपेंडिचर 24 हो गया। मतलब कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ता जा रहा है टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ता जा रहा है, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। तो इसी वजह से ये जो हमारे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी ये यहाँ पे क्या रहेगी? लेस देन 1। इस पॉइंट के ऊपर प्राइस 5 रुपीज था तो भी टोटल एक्सपेंडिचर 30 का है। प्राइस बढ़ के 6 हो गया, टोटल एक्सपेंडिचर फिर भी 30 का ही है। मतलब कि प्राइस चेंज होने से टोटल एक्सपेंडिचर के ऊपर कोई चेंज नहीं आ रहा, तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या रहेगी? इक्वल्स टू 1। यहाँ पे हम नोटिस करते हैं कि प्राइस 7 से बढ़ के 8, 8 से बढ़ के 9, 9 से बढ़ के 10। तो अगर प्राइस बढ़ रहा है टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ना चाहिए, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर बढ़ने की बजाय कम होता जा रहा है। 28, 24, 18, 10, मतलब कि दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ता जा रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर कम होता जा रहा है। तो इस केस में जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1। तो ये टेबल आपको अच्छे से समझ आया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए या अपने नोटबुक उठा लीजिए, पेन ले लीजिए, इस टेबल को ड्रॉ कर लीजिए। तब तक हम करते हैं अपना एक डायग्राम। अब इसी टोटल एक्सपेंडिचर मेथड को हम डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करेंगे। डायग्राम सभी ने बनाया हुआ है नोटबुक के ऊपर। चलिए ओ एक्स एक्सिस और यहाँ पे है ओ वाई एक्सिस। यहाँ पे हम लेते हैं प्राइस और यहाँ पे हम लेंगे टोटल एक्सपेंडिचर। देखिए यहाँ पे प्राइस P था, P से बढ़ के Q हो गया।
से ड्रॉ करेंगे। चलिए, ये है हमारी टीई टोटल एक्सपेंडिचर कर्व। टीई कर्व के ऊपर एक पॉइंट ए है, बी है, सी है और डी है। ये 4 पॉइंट्स हैं। देखिए, जब प्राइस ओपी था, टोटल एक्सपेंडिचर पी सी था, प्राइस ओपी से बढ़कर ओ क्यू हो गया, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर फिर भी सेम है। मतलब कि ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट ये बिल्कुल सेम है। प्राइस कम हो या ज्यादा हो, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई फर्क नहीं आ रहा, टोटल एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। तो ये बी सी जो पोर्शन है हमारे टीई कर्व का, ये क्या बताता है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है, इक्वल्स टू 1। अब जरा ऊपर देखते हैं, प्राइस ओ क्यू से बढ़कर, जब प्राइस ओ क्यू था तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना था, क्यू बी का था। प्राइस ओ क्यू से बढ़कर ओ आर हुआ, प्राइस बढ़ रहा है तो टोटल एक्सपेंडिचर मतलब कि जो कुल खर्च है वो भी बढ़ना चाहिए था, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर पहले इतना था, प्राइस इंक्रीज हुआ तो टोटल एक्सपेंडिचर कम हो गया। तो टीई रेखा के इस ए बी पॉइंट के ऊपर, इस हिस्से के ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रहेगी दैट विल बी ग्रेटर देन 1, क्योंकि प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप आ रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं, जब प्राइस ओपी से कम होके ओएस हुआ सॉरी, टोटल एक्सपेंडिचर पीसी से कम होके एस डी हो गया। मतलब कि ये जो हिस्सा है हमारे पास, इसको हमने नाम दे दिया डीई का, सीडी का। टीई कर्व के सीडी हिस्से के ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट विल बी लेस देन 1, क्योंकि दोनों का जो रिलेशन है प्राइस का और टोटल एक्सपेंडिचर का वो सेम है, पॉजिटिव रिलेशन है। प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, तो इस हिस्से के ऊपर जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आएगी इट विल बी लेस देन 1। एक बार मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, मैं पूरे टेबल सॉरी डायग्राम को। देखिए, ओएक्स एक्सिस के ऊपर टोटल एक्सपेंडिचर है, यहाँ पे प्राइस को मेंशन किया गया है। टीई हमारी टोटल एक्सपेंडिचर कर्व है। टीई इस कर्व के ए बी हिस्से के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि प्राइस में और टोटल एक्सपेंडिचर में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस ओ क्यू से बढ़कर ओ आर होता है, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर क्यू बी से कम होके आर ए रह जाता है, दोनों में इनवर्स रिलेशनशिप है। इसी वजह से इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है। जब प्राइस ओपी था, टोटल एक्सपेंडिचर तब भी पीसी था, प्राइस ओपी से बढ़ के ओ क्यू हो गया, लेकिन टोटल एक्सपेंडिचर क्या है, सेम है। मतलब कि ये दोनों कर्व्स जो है ये बिल्कुल सेम है, तो इस हिस्से के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1 रहेगी। प्राइस ओपी से कम होके ओएस हो जाता है, टोटल एक्सपेंडिचर पीसी से कम होके एसडी रह जाता है। मतलब कि प्राइस कम हुआ, टोटल एक्सपेंडिचर भी कम हो गया, दोनों में पॉजिटिव रिलेशन है। इसी वजह से इस पॉइंट के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो रहेगी इट विल बी लेस देन 1। उम्मीद है मुझे आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आया होगा। कॉन्सेप्ट समझ आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने अगले कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।